एक समय था जब कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। अगर हम पिछले 3 दशकों में कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात करें तो 71,410 आतंकी घटनाएं हुई है, जिसमें से 25,137 आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों में 5,359 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 13,822 आम नागरिकों की मौत हुई है। और हम पिछले 10 सालों में आतंकी हमलों की बात करें तो जिसमें 1459 आतंकी मारे गए, जिसमें सुरक्षा बलों में 582 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2020 में आतंकी हमले हुए थे, उनमें 225 आतंकी मारे गए थे, जिसमें 47 आतंकी टॉप कमांडर थे, जिसमें 44 सुरक्षा बल और 15 पुलिस के जवान शहीद हुए थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट देखें तो जिसमें भारत का 12वां स्थान है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कश्मीर का इतिहास क्या है, कश्मीर में किस किस राजवंश ने राज किया था और कश्मीर को लेकर आज इतना विवाद क्यों है। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम जम्मू के इतिहास की बात करें तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कठुआ रीजन से जम्मू का इतिहास शुरू होता है। कठुआ रीजन में जो राजा आए थे उनके 2 बेटे थे, जम्मू लोचन और बाहु लोचन। एक बार आखेट करते हुए जम्मू लोचन तवी रिवर के निकट पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि एक बकरी और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। जम्मू लोचन इस दृश्य को देखकर काफी आश्चर्यचकित रह गए। फिर उनके आसपास शहर बसवाए जिसका नाम जम्मूपुरा या जम्मू नगर, जिसे कालांतर में जम्मू हो गया। वहीं बाहु लोचन ने तवी रिवर के निकट बाहु फोर्ट बनवाया। इस नगर के नाम का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अब कश्मीर के इतिहास की बात करें तो नीलमत पुराण जो कश्मीर के इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक है, इसके अनुसार जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी तब एक ऋषि ने सारी स्पीशीज को लेकर हिमालय चले गए। राज तरंगिणी में कल्याण ने बताया कि पहले कश्मीर में पानी ही पानी था। कश्यप ऋषि भगवान शिव से प्रार्थना की, फिर शिव ने त्रिशूल मारा। इसके बाद जो कैनाल निकली इसे आज हम झेलम रिवर कहते हैं। इसके बाद वहाँ एक लेक बन गई जिसे सतीसर लेक कहते हैं। वहाँ रहने के लिए जो एरिया बचाया गया था उसे सती देसर कहा गया। इसके बाद भगवान इंद्र और उसकी पत्नी सची देवी वहाँ आते हैं, लेकिन एक डेमन ने सची देवी पर अटैक कर दिया तो इंद्र को क्रोध आया तो उन्होंने इस डेमन को मार दिया। नील कश्मीर के राजा थे, वे वहां देखने के लिए गए कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि एक डेमन मर गया है, लेकिन उसका बेटा जालोद बाव वहीं पड़ा हुआ है। नील को उस पर दया आ गई और उस पुत्र को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो उसने वहां के लोगों को परेशान करने लगा और वहां भयंकर आतंक मचा दिया। इस कारण नील उससे परेशान हो जाते हैं तो नील अपने पिता ऋषि कश्यप के पास जाते हैं। ऋषि कश्यप ब्रह्मा, विष्णु, शिव और वासुकी नाग से प्रार्थना करते हैं। जब देवता उसे मारने के लिए आते हैं तो जालोद बाव पानी में छुप जाता है, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे पानी में कोई नहीं मार सकता। इसलिए शिव ने त्रिशूल मारा और सतीसर लेक का सारा पानी निकाल दिया। तो जालोद बाव ने सोचा कि अब सतीसर लेक का सारा पानी निकल चुका है, इसलिए उसने चारों तरफ अंधेरा कर दिया। इसलिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जालोद बाव का वध कर दिया। ऐसा माना जाता कि जब शिव ने जालोद बाव को मारने के लिए त्रिशूल मारा था और यहीं से थोड़ी कनेक्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि कोई अर्थक्वेक आया था, क्योंकि शिव ने त्रिशूल मारा था तब बहुत जोर से आवाज हुई थी और अंधेरा जालोद बाव ने कर दिया था। सतीसर लेक से पानी निकलने से बाढ़ आई थी। ऐसा माना जाता है कि इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। कश्मीर के पहले राजा नील थे जो ऋषि कश्यप के पुत्र थे और वे ब्राह्मण थे। इसके बाद दयाकर्ण राजा बने। इसके बाद 35 राजाओं ने कश्मीर पर शासन किया, जिनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1960 में H.H. विल्सन की पुस्तक हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर या फिर 1962 में पृथ्वीनाथ कौर द्वारा लिखी गई पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में इन सभी पुस्तक में कृष्ण का जिक्र मिलता है। नीलमत पुराण और राज तरंगिणी में गोनंद फर्स्ट जो महाभारत से पहले राजा हुए थे, कल्याण तो यहीं से अपना इतिहास शुरू करते हैं। इन ग्रंथों के मुताबिक कश्मीर का राजा गोनंद फर्स्ट कृष्ण के समकालीन था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोनंद फर्स्ट कौन है। मथुरा के राजा थे कंस और कृष्ण के मामा थे। जरासंध ने अपनी बेटियों की शादी कंस से की थी।
लेकिन जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध की बेटियां विधवा हो गई। इस कारण जरासंध को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं कृष्ण को मारूंगा। और जरासंध का रिश्तेदार था गोनंदभ्रष्ट। जब जरासंध का कृष्ण के साथ युद्ध चल रहा था तब गोनंदभ्रष्ट अपनी विशाल सेना को लेकर जरासंध की मदद के लिए पहुंचा। इस युद्ध में गोनंदभ्रष्ट की भी मृत्यु हो गई थी। गोनंदभ्रष्ट की मृत्यु के बाद कश्मीर का अगला राजा दामोदरभ्रष्ट बना, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। इसके थोड़े समय बाद सिंधु नदी के तट पर गांधार राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, तो इस स्वयंवर में कृष्ण ने भी भाग लिया। उसके बाद जब सब लोग लौट रहे थे तब दामोदर ने उचित समय पाकर कृष्ण पर हमला कर दिया और उसमें दामोदर की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद कश्मीर का अगला शासक यशोवती को बनाया गया। यह भारत की पहली महिला शासिका थी, क्योंकि इस समय इसका पुत्र काफी छोटा था। नीलमत पुराण के अनुसार यशोवती ने 6 महीने तक शासन किया था। कल्याण के अनुसार यशोवती ने 18 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद कश्मीर का अगला शासक गोनंद सेकंड बना। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब गोनंद सेकंड बहुत छोटा था। यही कारण है कि महाभारत युद्ध के दौरान विभिन्न राज्यों का जिक्र मिलता है, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं मिलता। गोनंद सेकंड हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पुत्र थे, उनके साथ युद्ध में गोनंद सेकंड की भी मृत्यु हो गई। गोनंद सेकंड का कोई उत्तराधिकारी न होने की वजह से परीक्षित ने कश्मीर पर शासन किया। फिर यह साम्राज्य हरनदेव को सौंप देते हैं। हरनदेव ने कश्मीर में पांडव डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद कई शासक आए जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वहीं सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने शासन संभाला। सेल्यूकस ने फिर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच एक संधि हो गई, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात, मकरान के प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। यानी अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से बंगाल व कश्मीर से दक्षिण भारत तक फैल गया था। इसके बाद बिंदुसार ने शासन किया। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के अगले शासक बने सम्राट अशोक, जिनको विश्व के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इस समय सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिसस्त ने की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। मंजतिक को काबुल व कंधार। कल्याण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक के बाद उसका पुत्र जालुका ने कश्मीर पर शासन किया। इसके बाद कश्मीर में कुषाण वंश का शासन आया, जिसमें कई शासक हुए, लेकिन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सर्वाधिक विस्तार कनिष्क ने किया था। कुषाण के राज्याभिषेक के समय नए संवत शक संवत की शुरुआत हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके इसे जीता। वहां के बौद्ध विद्वान अश्व घोष को अपने साथ लाया। कनिष्क ने पेशावर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कनिष्क पहला शासक बना। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में करवाया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कुषाण में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए। इसके बाद कई कुषाण वंश के शासक आए। इसके बाद कश्मीर में दोबारा गोनंद वंश का शासन आता है। गोनंद वंश के राजा अभिमन्यु फर्स्ट अपनी राजधानी कश्मीर से रजौरी परिवर्तन करते हैं। इसके बाद इस वंश के कई राजा आए, जैसे गोनंद सेकंड, विभीषण फर्स्ट, किंग नारा। इन्होंने कश्मीर में कई बौद्ध विहार को खत्म करवाया, क्योंकि गोनंद वंश के शासक ब्राह्मण थे। इसके बाद जब भारत में गुप्त वंश आया तब कश्मीर स्वतंत्र था, लेकिन जब भारत में हुणों के आक्रमण होने लगे तब कश्मीर हुणों के हाथों में चला गया। हुण एक मध्य एशिया की खानाबदोश और बर्बर जाति थी। उन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 455 ईस्वी में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय किया था।
स्कंद गुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में बताया कि उसने हुणों को पराजित किया था। इसके बाद तोरमन ने भारत पर कई हमले किए। तोरमन के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हुणों का शासक बना, जिसने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया। मिहिरकुल एक कट्टर शिव भक्त था, जिसने हजारों शिव मंदिरों का निर्माण कराया। कल्याण के अनुसार मिहिरकुल ने कश्मीर पर मिहिरपुर नामक शहर बसवाया। श्रीनगर के पास महेश्वर नामक भव्य शिव मंदिर बनवाया। उसने गांधार में 700 गांव ब्राह्मणों को दान दिए। 528 में मालवा के राजा यशोवर्मन और गुप्त वंश के सम्राट बालादित्य के नेतृत्व में कई राजाओं ने मिलकर मिहिरकुल को पराजित कर भारत में हुणों के शासन का अंत कर दिया था। मिहिरकुल इतना क्रूर था कि जिसका जिक्र बौद्ध व जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। मिहिरकुल के लगभग 100 वर्षों के बाद चीनी यात्री हेनसांग भारत आए। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि सैकड़ों वर्ष पहले मिहिरकुल नाम का एक राजा था, जिसने बौद्ध धर्म में बहुत नुकसान पहुंचाया। इसका कारण था कि एक बार मिहिरकुल ने बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म के बारे में जानने की इच्छा हुई, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने उसका अपमान किया। उसके पास विशिष्ट सेवक को बौद्ध गुरु के रूप में भेज दिया। मिहिरकुल को जब इस बात का पता चला तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने उत्तर भारत में बौद्ध मठों को तोड़वा दिया, हजारों भिक्षुओं को कत्लेआम करवाया। और हेनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद गोनंद डायनेस्टी फिर से कश्मीर पर शासन करती है। इस वंश का पहला शासक मेघवान था, जो युधिष्ठिर प्रथम के परपोते का पुत्र था, जिसे गांधार के राजा गोपादित्य ने शरण दी थी। कल्याण के अनुसार मेघवान ने 34 वर्ष तक शासन किया था। मेघवान ने कश्मीर में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद परवरसेन कश्मीर का शासक बना, जो मेघवान का पुत्र था। कल्याण के अनुसार इसने 30 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद परवरसेन सेकंड कश्मीर का शासक बना। उसने परवरपुरा नामक शहर बसाया, जिसे इतिहासकारों ने आधुनिक श्रीनगर के रूप में पहचाना है। कल्याण के अनुसार इसने 60 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद कई शासक आए, युधिष्ठिर सेकंड, नरेंद्र फर्स्ट, रणदित्य, विक्रमादित्य। इस वंश के आखिरी शासक बालादित्य था, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसने 36 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया था। इसकी एक बेटी अनंग लेखा थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका क्षेत्र ससुराल वालों द्वारा कब्जा कर लिया जाए। इस समस्या को टालने के लिए दुर्लभ वर्धन से शादी की। बालादित्य की मृत्यु के बाद दुर्लभ वर्धन ने कारकोटा वंश की स्थापना की। इस शासन काल में हेनसांग आए थे। इसके बाद कश्मीर का अगला शासक तारापिंड बना। इसे कश्मीर ने सबसे क्रूर व निर्दयी शासक बताया। इसके बाद कश्मीर के अगले शासक ललितादित्य बने, जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से बंगाल तक किया था। जब ललितादित्य शासक बने उस समय भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के लगातार हमले हो रहे थे। इन हमलों को बड़ी सफलतापूर्वक रोका ही नहीं, बल्कि भारत से पूरी तरह खदेड़ दिया। ललितादित्य ने कनौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया। कल्याण के अनुसार ललितादित्य ने तिब्बत को हराकर उसके बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। कहा जाता है कि ललितादित्य कोई भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए उसे कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। ललितादित्य एक ऐसे शासक थे जिनके बारे में भारत के साथ ईरान व चीनी साहित्यों में भी मिलता है। ललितादित्य एक महान विजेता के साथ साथ एक विद्वान के संरक्षक और निर्माणकर्ता थे। उन्होंने अपने काल में कई मंदिर, बौद्ध मठ व भवन बनवाए, जिनमें मार्तंड सूर्य मंदिर, जो भगवान सूर्य को समर्पित, जो आज भी मौजूद है। इसके बाद इस वंश के कई शासक आए और इसके बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन आया, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। कश्मीर में कृषि के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसके बाद शंकर वर्मन शासक बने, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस उत्पल वंश में अवंती वर्मन और शंकर वर्मन सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। शंकर वर्मन ने साम्राज्य का विस्तार के कारण लगातार युद्ध से धन की कमी होने लगी। कश्मीर की जनता पर कई प्रकार से कर लगाए। इस कारण जनता ने काफी विरोध किया। शंकर वर्मन की मृत्यु के बाद गोपाल वर्मन के शासक के समय कश्मीर के सत्ता के लिए घोर कलह शुरू हो गई थी। अंत में गोपाल वर्मन के ब्राह्मण मंत्री के लड़के यश शंकर को कश्मीर का शासक चुना गया। इसके बाद उसके मंत्री पुरगुप्त ने उसके उत्तराधिकारी संग्राम देव का वध कर दिया
और समय कश्मीर का शासक बन गया। इसके बाद इसका पुत्र सेमगुप्त कश्मीर का शासक बना, जिनका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ। इसके बाद कश्मीर का अगला शासक रानी दिद्दा बनी। कल्याण ने कश्मीर के इतिहास सबसे शक्तिशाली शासक दिद्दा को बताया। इन्हें लोग लंगड़ी रानी व चुड़ैल कहते थे। रानी दिद्दा बहुत बहादुर थी, इसके चलते उन्होंने युद्ध कला सीखी। रानी दिद्दा ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। रानी दिद्दा ने कश्मीर पर 50 वर्षों तक शासन किया। रानी दिद्दा की मृत्यु के बाद संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। इसने अपने मंत्री तुंग को बठिंडा के शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने भेजा। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद अंतदेव शासक बने। इन्होंने अपनी वीरता के बल पर साम्राज्य का विस्तार किया। इनके प्रशासन में उनकी पत्नी रानी सूर्यमती सहयोग करती थी। सूर्यमती कुशल राजनीतिज्ञ और विद्वान थी। इसके बाद हर्ष शासक बने, जो समय महाविद्वान कवि और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इनके समय भयंकर अकाल पड़ा। कल्याण इन्हीं के दरबार में रहते थे। जयसिंह लोहार वंश के अंतिम शासक थे। इनके समय कल्याण की राज तरंगनी पूरी हुई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में देव वंश का शासन रहा। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक दामोदर देव थे। सन 1301 में राजा सहदेव कश्मीर के शासक बने, जिसके दो विश्वास पात्र थे। एक लद्दाख से आया रिंचिन और दूसरा शाहमीर। वो राजा सहदेव का सेनापति रामचंद्र और उनकी बेटी कोटा रानी। सन 1913 में मंगोल सेनापति डोलचू ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में सहदेव अपने भाई उदय देव के साथ यहाँ से चले गए। हालांकि रामचंद्र, जो सहदेव के सेनापति था, रिंचिन और शाहमीर मिलकर मुकाबला किया। मंगोल सेनापति ने कश्मीर में कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हजारों लोगों को दास बनाकर वह अपने साथ वापस जा रहा था। देवकर दर्रा पार करते समय बर्फ के तूफान में उसके साथ जा रहे सभी लोगों की मृत्यु हो गई और फिर रामचंद्र ने खुद को राजा घोषित कर दिया। रिंचिन इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर रामचंद्र को का धोखे से कत्ल करवा दिया और फिर कश्मीर का शासक रिंचिन बन गया और कोटा रानी से विवाह कर दिया। रिंचिन पहले हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उसे हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं दिया गया, इसलिए उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। लेकिन फिर सहदेव के भाई उदय देव ने रिंचिन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस आक्रमण में रिंचिन गंभीर रूप से घायल हुआ और सन 1326 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उदय देव कश्मीर का शासक बना, लेकिन मंगोलों ने फिर कश्मीर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उदय देव तिब्बत की तरफ चला गया, लेकिन कोटा रानी मैदान में डटी रही और दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। इसके बाद कश्मीर पर कोटा रानी ने शासन किया, लेकिन अब शाहमीर कश्मीर का राजा बनने के सपने देखने लगा था। फिर उसने कश्मीर में विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह में शाहमीर जीत गया और फिर कोटा रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोटा रानी ने आत्महत्या कर ली और इसी के साथ कश्मीर में हिंदू शासन खत्म हुआ। इसके बाद कश्मीर पर शाहमीर वंश का शासन आया। इस वंश की स्थापना शाहमीर ने की थी, जो सुल्तान समदुद्दीन शाहमीर की उपाधि धारण की। शाहमीर ने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाई थी। सुल्तान शिहाबुद्दीन को शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने शरीकपुर व शिहाबुद्दीन नामक दो नगरों को बसाया था। यह एक महान शासक था जिसने कई अभियान किए, जैसे सिंध, काबुल, कंधार, मुल्तान, गिलगिट, लद्दाख जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसे अच्छे प्रशासन के कारण मध्यकालीन कश्मीर का ललितादित्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सुल्तान जैन उल अबिदीन कश्मीर का शासक बना। इसने कश्मीर में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला जजिया कर बंद कर दिया। इसने कश्मीर में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। जैनुल अबुद्दीन के शासन काल में मुल्ला अहमद ने राज तरंगणी को फारसी में अनुवाद किया था। जैनुल अबुद्दीन को कश्मीर में मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। सुल्तान जैन उल अबुद्दीन की मृत्यु के साथ ही शाहमीर वंश का पतन होने लगा था। इसके बाद कश्मीर में चक वंश का शासन आया। इस वंश के सबसे महान शासक यूसुफ शाह चक थे। प्रोफेसर मोहिबुल हसन की किताब कश्मीर अंडर सुल्तान और बहारिस्तान ए शाही में यूसुफ शाह चक के व्यक्तित्व का जिक्र मिलता है। उन्हें संगीत कला का ज्ञान था। इसके अलावा सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बहारिस्तान एक शाही के मुताबिक यूसुफ शाह चक
शासक बनने के बाद वह अपने सामंतों से परेशान था, इसलिए उन्होंने अकबर से मदद मांगी। जब अकबर ने मान सिंह को सहायता के लिए भेजा, लेकिन मुगल सेना के पहुंचने से पहले यूसुफ शाह व सामंतों के बीच समझौता हो गया। नतीजा ये हुआ कि मुगल सेना को कश्मीर के बाहर से ही वापस लौटना पड़ा। इस कारण मुगल बादशाह यूसुफ शाह से नाराज हो गए। बाद में 1586 में अकबर के आदेश पर भगवंत दास को कश्मीर पर आक्रमण के लिए भेजा। इसके बाद भगवंत दास व यूसुफ शाह के बीच समझौता हुआ, लेकिन जब यूसुफ शाह को अकबर के सामने पेश किया तो उसे कैद कर दिया गया। लेकिन यूसुफ शाह के बेटे याकूब ने मुगलों के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया, लेकिन मुगल सेनापति कासिम खान ने उसे हरा दिया और फिर 1586 में कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अकबर ने कश्मीर पर राजस्व मंत्री का कार्य टोडरमल को सौंपा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बने। उन्होंने 14 बार कश्मीर का दौरा किया था। जहांगीर ने कश्मीर पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। इस समय कश्मीर अपनी सुंदरता और शिल्प कार्य के कारण मुगलों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। शाहजहां ने कश्मीर में चश्मे शाही बाग बनवाया था और औरंगजेब ने कश्मीर में 14 गवर्नर नियुक्त किए थे। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब के बाद मुगल शासक अयोग्य थे, इसी कारण इसका कश्मीर से नियंत्रण खत्म हो गया था। इस कारण अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर आक्रमण किया और अब्दुल्ला खां इश्क अक्कासी को पहला गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन कश्मीर पर अफगान रूल सिर्फ 5 महीने तक ही रहा, क्योंकि मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड ने उन्हें हराया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस समय नूरुद्दीन को कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसका बेटा तिमूर शाह शासक बना। इसने कश्मीर में अमीर खान को गवर्नर नियुक्त किया। इसके बाद कश्मीर का अगला गवर्नर करीम खां दत्त को बनाया। इसके बाद कश्मीर पर कई अफगान शासकों ने शासन किया, लेकिन दुर्रानी शासकों ने हिंदू और बौद्ध लोगों पर बहुत अत्याचार किए। कश्मीर पर कई गुना टैक्स बढ़ा दिया। इस कारण आम लोगों के हालात बद से बदतर होते चले गए। इस कारण अफगान रूल को कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। इसके बाद 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर पर फिर आक्रमण किया और कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला लिया और दीवान मोतीराम को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के अगले शासक खड़क सिंह बने। लेकिन आपसी लड़ाइयों और शासन में कमियों की वजह से सिख साम्राज्य कमजोर हो गया था। इसके बाद गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ लाहौर व अमृतसर साइन करके खुद को कश्मीर का शासक घोषित कर दिया और यहीं से कश्मीर में डोगरा वंश की शुरुआत हुई और जिसके आखिरी राजा हरि सिंह थे। जब भारत को आजादी मिली तब रियासतों को स्वतंत्रता थी कि या तो वे अपना विलय भारत में कर दे या वे पाकिस्तान में मिल जाए और वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसलिए अधिकतर रियासतों ने अपना विलय भारत में कर दिया, लेकिन इनमें से कई रियासतें ऐसी थी जो खुद को स्वतंत्र रखना चाहती थी। उन्हीं में कश्मीर रियासत भी थी। कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने के कारण जिन्ना को लगता था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, लेकिन हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए जिन्ना ने कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई और कबायलियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया, जिसके चलते हरि सिंह अपनी आजाद रहने की जिद छोड़कर उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यून में ले गए, जिसमें सबसे पहले सीज फायर हुआ और कश्मीर में वहीं LOC लाइन बन गई। इसी के साथ कश्मीर का एक बड़ा एरिया पाकिस्तान के पास है, जिसे आज हम गिलगिट बाल्टिस्तान और POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान अपने सैनिक जो कश्मीर में उसे कश्मीर से हटाएगा और पाकिस्तान के नागरिक जो कश्मीर के नहीं है, जो कश्मीर के आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्हें वापस बुलाएगा। जब UN भारत सरकार को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने अपनी सेना पीछे हटा ली है, तब भारत भी अपनी सेना पीछे हटाएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, लेकिन दोनों देशों को मानना होगा कि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता से होगा। अब कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी सुधार हुआ है।